सर, जिस तरीके से फरजाना का केस आपने देखा होगा, लगातार वो अमित शाह और योगी के लिए वो लगातार अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही थी। क्या लगता है कि उन्होंने लोकतंत्र के दायरे को तोड़ा है या उसमें रहकर बात की है? नहीं नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र का वो ABCD भी नहीं जानती है। और बेसिकली वो जो है मूल रूप से कोई देशद्रोहियों के गिरफ्त में है। और शी इज़ आल्सो ए ड्रग एडिक्ट। उसका बहुत सारा मैंने रिसर्च करवाया है। तो वो ड्रग लेती है और अपने को तो कह रही है आधार कार्ड दिखा कर कि मैं नाबालिग हूँ, लेकिन उसकी जब रियलिटी पता लगी, छानबीन हुई है, तो वो 2 शादी कर चुकी है। हाँ, और 3 लड़कों पर रेप केस कर चुकी है। तो सर, इसका कंफर्मेशन है कि उसकी शादी हो गई? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वो 16 से 17 साल की है। हाँ, इसलिए तो यही तो सवाल है कि नाबालिग का वो मतलब वो रिकॉर्ड लेकर चोला पहनकर जो है वो अपने को जो बालिग का सारा मेजर काम कर रही है। तो इसीलिए फ़ायदा उसने जो है पुलिस में जब पकड़ाई तो पुलिस ने उसको जो है 2 घंटे में छोड़ दिया, बिकॉज शी इज़ अंडर एज। बट इन रियलिटी जब वो कोर्ट में अब इस बार जो मैटर आएगा तो ये छूटेंगी नहीं। कारण क्या कि कोर्ट के कई ऐसे जो है ऑर्डर्स आ चुके हैं, भारतीय कोर्ट के प्लस अमेरिकन कोर्ट्स के, UK कोर्ट के, कोर्ट्स के, फ्रेंच कोर्ट्स के, जिसका मैंने अध्ययन किया कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो नाबालिग होते हुए बालिग की तरह बार बार हरकत कर रहा है, हाँ, तो उसको जो है नाबालिग ट्रीटेड नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर जो है बालिग की जो धाराएं, जो सेक्शंस होती है, वो सारा ऑपरेट होगा, उसके अंदर ही ट्रायल होगा। तब ये जो अभी तक देखिए, कोई भी नाबालिग अगर बच्चा रहता तो वो ना तो मैरिज इंटरकोर्स करता और ना तो 4 रेप के केस करता दूसरों पर, और ना 2 शादी का जो है सर्टिफिकेट लेकर घूमता। तो नाउ शी हैज़ प्रूव दैट शी इज़ enjoying all kind of facility with the मेजर जो लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो कर रहे हैं। और उनकी भाषा जो है वो सब तमाम ऐसे लोगों की तरह है जो देश में जो है फिरकावादी और आतंकवादियों का जो एक गिरोह यूज कर रहे हैं, सरतन से जुदा के गैंग कर रहे हैं, उन्हीं गैंग के द्वारा जो है ये ऑपरेटेड है। उन्हीं बिकॉज उनकी माँ से बात हुई तो उनकी माँ बोल रही है कि मैं इस लड़की को विगत 6 महीने से जो है बोल रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। कई ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, माँ उनकी बोल रही है कि ऐसे जो देशद्रोही और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके साथ उनकी संगत में रहती है। कभी घर आती है, कभी नहीं आती है, 4-4, 5-5 दिन तक बाहर रहती है। तो जब पता मैंने भी किया इसके बारे में तो पता लगा कि शी इज़ ए ड्रग एडिक्ट, और ड्रग खाकर इस तरह की धंधा में लिप्त रहती है। और जो आतंकवादी और ये फरिकाप्रस्त लोग उनको फीड करते हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, तो ये बड़ा ही जो है इस पर जांच का विषय है। और इसको जो है पुलिस को बड़े पैमाने पर इसका गहन कहाँ इस लड़की का लिंक है, उस पर जो है काम करना चाहिए और इसके पूरे गिरोह का जो है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। फरजाना ने बार बार ये, जब अमित शाह को बोला, योगी जी को बोला, तो उसमें बार बार ये बोला कि मैं डरती नहीं हूँ, गाय काट कर खाने का जिक्र किया। आपको लगता है कि क्या नाबालिग के ऊपर कोई केस नहीं होता, क्योंकि पुलिस ने पकड़ा और फिर छोड़ दिया? और गाय काट के ऊपर केस होता है, कौन बोला केस नहीं होता है? लेकिन ट्रायल का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जेल ना भेजकर जो है सुधार रूम भेजा जाता है। सुधार का बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस, हाँ, तो जुवेनाइल जस्टिस का जो है एक बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पर उनकी मनोदशा को सुधार करने के लिए, ताकि सरकार, या देखिए किसी भी देश का मिशन ये होता है, विज़न ये होता है कि कोई अगर बच्चा है तो उसको एक मौका दिया जाए, ताकि उससे जो अगर गलती हो गई है तो गलती को सुधार सके या उसका काउंसलिंग हो सके, प्रॉपर काउंसलिंग हो सके। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये उससे बियॉन्ड जा चुकी है और ये सुधरने वाली नहीं है, ना, बिकॉज शी हैज़ बीन गवर्न एंड ट्यूटर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्टिंग अगेंस्ट द भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहा है वो ग्रुप, और जो है आतंकवादी लिंक है इनके। ये तमाम चीज़ जो किस बिहाफ पे बोला जा रहा है कि आतंकवादी
बोल रही है। और इसलिए उन्होंने जो है थाने में वो लिख कर आई है। हाँ, और लिखित जाए भी किसी भी प्रकार का हरकत करती तो मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। मदर हैज़ गिवन द डिक्लेरेशन टू द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस ने छोड़ क्यों दिया? अगर इतना पूरा संगीन मामला है तो पुलिस ने क्यों कोई बड़ी कार्रवाई? पुलिस ने सोचा कि ये चलो बच्ची है, उस भूल हो गई होगी, लेकिन अब पुलिस जो है इस बार नहीं छोड़ेगी। उस पर संगीन अपराध के तहत जो धाराएं बनाकर उनको अरेस्ट करेगी। अब बाकायदा कोर्ट में जो है उन धाराओं के तहत जो है एडल्ट का जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जाएगा इनका। सर, आपसे भी जानने का ट्राई करेंगे कि जिस तरीके से फरजाना ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने खुलकर बोला कि गाय काट कर खाएंगे, जिसको जो करना है कर लो, इस तरीके की बात करती हैं गृह मंत्री, और योगी जी के लिए भी इस तरीके की बात करती हैं। तो आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि वो नाबालिग होने के साथ ही वो भटकी हुई नौजवान है, या फिर वाकई में उनके पीछे कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं उनके तमाम? देखिए, इस देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो ये भद्दा मजाक किया जा रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी लड़की के द्वारा या किसी भी लड़के के द्वारा किसी एक धर्म विशेष के लिए ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही कंडेमनेबल है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ही साफ कर दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला ग्राउंड लिखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देश की अखंडता और सुरक्षा को जिस चीज़ से भी खतरा होगा, जिस स्पीच से खतरा होगा, वो हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा और उसके लिए उसे जेल जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कही थी कि अगर किसी की स्पीच से इस देश में अशांति फैलती है तो वो स्पीच हेट स्पीच मानी जाएगी और उसे सुसंगत धाराओं में केस कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ही क्लियर है और ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। इवन कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो काउ स्लॉटर की वो बात करी कि हाँ गाय खाई है और काट के खाई है, ये बात भी उनकी हेट स्पीच के अंतर्गत आती है। और इस देश के माइनॉरिटी होने के नाते वो मेजॉरिटियों के ऊपर बार बार हमला कर रही हैं और कहीं ना कहीं कहती फिर रही हैं कि हम तो बार बार करेंगे, और उकसा रही हैं एक मेजॉरिटी को कि हम बार बार करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तो ये बहुत ही गलत है। और एड्रेस भी बता रही है। और जैसा कि हमारे सीनियर ने कहा कि ये सच में फंडेड है, और इसमें वो एक हमने नोटिस किया है एक अपनी रिसर्च से कि एक सांसद जो है इकरा हसन, उनका नाम वो बार बार ले रही हैं कि पम्मी जी इकरा हसन से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं बार बार ऐसे वीडियो डालती रहूँगी, ऐसे बोलती रहूँगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो उनकी मानसिकता है वो देखी जा रही है कि उन्हें कोई ना कोई उकसाया जा रहा है। क्योंकि जब वो क्लेम कर रही हैं कि वो 16 साल की बच्ची हैं, उन्हें एक देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता, लेकिन इतनी उनके दिमाग में फूहड़पन भर दिया गया है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए और इस देश के लिए कि वो कहती फिर रही हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही, मुसलमानों को खाना नहीं मिल रहा, मुसलमानों का रहना हो गया है दुश्वार, अब असदुद्दीन ओवैसी आकर जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो अच्छी चीज़ है इस देश के बारे में, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लेकर आगे चलते हैं, जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर बात चलते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो उन्हें कहीं भी किसी भी कस्बे में नहीं पढ़ाया गया, किसी भी मौलाना ने नहीं बोला। और एक चीज़ मैं इसमें और भी साफ करना चाहता हूँ कि जब कोई हिंदू लड़का या लड़की किसी मुस्लिम धर्म के लिए कोई बयान देता है तो कई सारे मौलाना पूरे देश में आ जाते हैं और फतवा जारी कर देते हैं। आज इस लड़की के बयान पर कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु सामने नहीं आया, कोई भी मौलाना सामने नहीं आया जो यह कहे कि इस लड़की ने बहुत ही गलत बोला है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या इस लड़की के बयान से हम मुस्लिम कम्युनिटी राफ्ता नहीं रखते हैं, इस लड़की के बयान से हमारा दरकिनार करते हैं, या इस लड़की के बयान को कंडेम किया हो या बोला हो कि निंदनीय है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश में जहां आप रह रहे हैं, जहां आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जहां आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, जहां आप दूसरे धर्म में शादी करने की बात कर रहे हैं, उस धर्म के लिए जब कुछ बोला जा रहा है तो आप सामने नहीं आ रहा है। फंड यहाँ से चाहिए, पैसे यहाँ से चाहिए, रोजगार यहाँ पे चाहिए, लेकिन हमला भी यही करना है। यानी ये देश के अंदर रहकर देश में एक ऐसा
माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे देश में अशांति आए। और इस माहौल का कहीं ना कहीं जो नेता के विपक्ष नेता हैं उनका भी हाथ है। तेजस्वी यादव अभी एक सभा में कह रहे थे कि नेपाल जैसे हालात भारत में हो जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेपाल जैसी चीज़ें भारत में ना हो, इसके लिए संभल कर चलना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस देश के युवा को भड़काया जा रहा है। सोनम वांगचू जो कि वहाँ से इतना अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा बन गया कि वो कहीं जाके दफ्तर जलाया जा रहा है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस देश में बहुत ही गलत तरीके से अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहर के भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं और ये लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें मैं एक सफाई देना सर एक मिनट, यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम शेरनी उसको बोला जा रहा है, फरजाना को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तो हिंदू शेरनी है, बोल दिया तो क्या हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो खुले में तो हो नहीं रहा है, उस पर भी तो सरकार की कई पाबंदियां हैं, तो इस तरीके की जो मानसिकता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी देखिए, जो भी यह बात कर रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत नंबर 1 है या बीफ की एक्सपोर्टेशन को ही क्यों नहीं रोक देते, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में बीफ की कटिंग, स्लॉटरिंग सब कुछ बैन है। जो एक्सपोर्टेड बीफ है बस उसके लिए है। और ये एक्सपोर्टेड बीफ जो शुरू किया गया था वो इंदिरा गांधी के समय शुरू किया था, इसके पहले ये भी नहीं था। और इस पे हलाल जो एक सर्टिफिकेट लगाते हैं वो भी इंदिरा गांधी के समय ही शुरू किया गया था। और अब इस देश में यह बनता जा रहा है कि सभी प्रोडक्ट पे, आप मैगी लीजिए, पार्ले बिस्कुट लीजिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, साबुन लीजिए, टूथब्रश लीजिए, सब पर हलाल का सर्टिफिकेट होता है। हलाल सर्टिफिकेट के एक नीचे एक वर्डिंग वो लोग लिखते हैं कि इस पैसे का उपयोग मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। जिस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है उसके लिए हमें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं और वो फंड डायरेक्ट जाता है मुस्लिमों के अकाउंट में और उससे ये सब लव जिहाद, कॉन्स्पिरेसी, आतंकवाद ये सब फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फंड बाहर से नहीं, देश के अंदर से ही लिया जा रहा है। और जब हम कहीं किसी मॉल में जाते हैं, सामान को उठाते हैं, तो उस पर ये नहीं देखते कि इस पर हलाल सर्टिफिकेट के लिए हमसे कहीं 10 रुपए की चीज़ का 25 रुपए तो नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमें जो देना चाहिए वो जीएसटी देना चाहिए जो इस गवर्नमेंट का है। लेकिन जीएसटी के अलावा हलाल सर्टिफिकेट का पैसा लिया जा रहा है और उन सब फंड का उपयोग करके इस देश में अशांति फैलाने की एक क्रिया चल रही है। इस देश के संसद के प्रति अशांति फैलाने की क्रिया चल रही है, इस देश के संविधान के प्रति अशांति फैलाने की क्रिया चल रही है और इस देश के उच्चतम न्यायालय और न्यायालय पर से लोगों का विश्वास हटाने के लिए अशांति फैलाने की क्रिया चल रही है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस देश का युवा देश के साथ खड़ा है। हम वैचारिक मतभेद रख सकते हैं किसी पार्टी से, हम विचारों में किसी पार्टी से हो सकते हैं कि राब्ता न रखते हो, हम बीजेपी को मानते हो, कांग्रेस को मानते हो, बसपा को मानते हो, सपा को मानते हो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम लोग एक हैं और एक साथ खड़े रहेंगे और अपने देश में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे हालात नहीं होने देंगे। इस देश का युवा बहुत ही समझदार, बहुत ही सजग और बहुत ही समग्र है। ऐसी सोच रखने वाले विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि नेपाल जैसी हालात करवा देंगे, वो एकदम भूल जाए। इस देश का युवा नेपाल जैसे हालात भारत का नहीं होने देगा। भारत को हम भूमि का टुकड़ा नहीं मातृ मानते हैं और ये मातृ ही है। तो देखिए इन्होंने जो कहा कि बीफ के बारे में, इन्होंने जो कि परमिशन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बात की, मैं आपको ये बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके कई केस भी लड़े हैं, हाँ, कि बीफ इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, नॉट एट ऑल। भारत सरकार जो है बीफ जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। आप अभी कहा ना कि नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 1 भारत रहता है। वो बेसिकली जो है वो जो भैंस होता है, भैंस, यू नो, बुफेलो का जो है मीट जो होता है उसको ये लोग बीफ कहते हैं। मतलब विदेश में भी उसको बीफ ही कहा जाता है। लेकिन जो भारत की जो गाय है, जिसको हम लोग हिंदी में गाय कहते हैं, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जर्सी एंड हॉलेस्टियन एंड फ्रीजियन, मूल जो गाय हैं, समझे ना, उस किसी भी स्टेट में कहीं से भी कोई भी जो है बीफ के रूप में उसको नहीं बेचा जा सकता, ना एक्सपोर्ट किया जाए। उस पर 100% पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर बैन है। जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो फेलो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है।
सर, इस देश में बार बार हिंदू की आस्थाओं को ठेस क्यों पहुंचाया जाता है? इस तरीके की बयानबाजी, जैसे फरजाना ने बार बार अभी एक वीडियो रिसेंट में जब वो जारी करती हैं उसमें भी यही कहती हैं कि 2-3 हज़ार लोग आए और मुझे 2 थप्पड़ मार देंगे तो उससे उनको क्या लगा कि मैं डर जाऊंगी। कहीं ना कहीं एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, कह रही मैं अली की बंदी हूँ और मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि वो जो है ट्यूटर्ड है। वो जो भी बोल रही है वो खुद नहीं बोल रही है। और मैं आपको इस बात को क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि राहुल गांधी इलेक्शन के पहले भी बोले थे कि अगर मोदी जीत कर आया तो देश में आग लगा देंगे। तो अन्य क्षेत्रों में और स्टेट्स में और जो इंडिया की जो पेरिफेरी है उसके जगहों में जो देखे कि कहीं पर बांग्लादेश इशू हुआ, पाकिस्तान और जो श्रीलंका एंड ऑल दैट, नेपाल एंड ऑल दैट, तो वो जो सिग्नल दे रहे हैं जॉर्ज सोरेस कि हम जो स्थिति जो है वहाँ की है वही स्थिति भारत में करने की तैयारी। तो फरजाना को कौन सर ये कर रहा है, ये फंडिंग कौन कर रहा है? हाँ, देखिए, फरजाना अकेले नहीं, फरजाना के साथ जो है वो एक गैंग, जो मैं बोला कि उनकी माँ खुद कह रही है कि ये नहीं आती है, 10-10 दिन, एक सप्ते घर से बाहर रहती है, मैं पूछती हूँ तो कुछ बताती नहीं है, नशा कर आती है, समझे ना। तो वो जिस गैंग में वो फंसी हुई है और इतनी छोटी उम्र में, एक तरफ कहती हैं कि नाबालिग हैं और दूसरी तरफ इतनी छोटी उम्र में 2-2 शादी कर चुकी है, 3-3 लड़कों पर रेप का केस कर चुकी है, समझे ना। तो एक्सटॉर्शन कर रही है और पूरा सिस्टम जो उनका जो है, आप देखे होंगे कि शाहीन बाग में भी जो है इसी तरह की एक लड़की जो थी, पूरे जो दृश्य में वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उनका जब बच्चा हुआ तो उनसे पूछा गया इनके पिता कौन हैं, तो बोलती है कि मेरे पास तो बहुत सारे आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग आते थे, हमारे साथ जो है इंटरकोर्स कई लोगों ने किया, तो इसका बच्चा कौन है मुझे नहीं मालूम। तो उनसे पूछा गया कि इनके बच्चे का क्या डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो बोली नहीं रहने दीजिए, अभी तो जब बच्चा का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो मेरे को किसी एक बाप का प्यार मिलेगा और प्रॉफिट होगा, अभी तो मैं सबको क्लेम करती हूँ, जो लोग मेरे पास आए थे मैं सबको कहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा, तो तुम भी कुछ पैसा दो कुछ। तो देयर इज़ ए नेक्सस बिटवीन दिस काइंड ऑफ इवन, यू नो। और इस तरह के लोग जो पूरे भारत की संस्कृति को पॉल्यूट कर रहे हैं, इस तरह के कल्चर फैलाकर और इस तरह के संस्कार फैलाकर, तो आप समझ जाइए कि उनकी मनोदशा क्या है। वो चाहते हैं कि जो जेनजी के रूप में जो युवा वर्ग हैं 22 से अंडर जो है, हाँ, वो इस तरह की लड़कियों से इंस्पायर्ड हों और अपने को भी जो है भारत को तोड़ने के लिए, भारत को टुकड़े टुकड़े की इनकी जो आवाज़, उसको जो है अन्य ढंग से जो है इसको देश में एक आग फैले और मतलब विध्वंस पैदा करे और देश में एक तहलका मचे, यू नो। उनके यही मनसा, मनोदशा यही है। कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ रहकर यहाँ के हिंदू देवी देवता, यहाँ की आस्था के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, क्या यही वो जो 54 कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ जाकर किसी और धर्म के लिए या मुस्लिम धर्म के लिए बोल पाएंगे? यही फरजाना नाम की लड़की अगर मुस्लिम कंट्री में होकर किसी अदर रिलीजन के लिए बोली होती, जैसे अगर मुस्लिम कंट्री में जाकर कोई हिंदू मुस्लिमों के लिए ऐसा बोल दे तो चौराहे पे खड़ा करके उसकी जुबान देंगे, गला देंगे, वहाँ का कानून ऐसा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबको चलकर, सबको सहिष्णु देश है, जिसमें सबको चलकर लेकर चलने की बात होती है। बार बार योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल किया जाता है कि वो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं। अगर जितना अपशब्द फरजाना ने बोला और खुलकर ये बात की, अगर भेदभाव होता तो क्या वाकई में आज वो लड़की जेल से बाहर रहती? नहीं, भेदभाव कोई भी नहीं करता है। ये अगर इस पूरे देश में पिछले 14-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार वो सरकार मानी जाती है जो हिंदुओं की रक्षक है, जो शुरू से राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाती है, अपने मैनिफेस्टो में लिखते आई है कि हम राम मंदिर को आएंगे, बनाएंगे। अगर इस देश का कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है वो अगर चाह ही लेता
कि नहीं हमें देश में अशांति फैलानी है या अब हम पावर में आ चुके हैं, जो कि 2014 में इतनी ज़्यादा सीटें आई, 2019 में इतनी ज़्यादा सीटें आई, और गलत ही करना सोच लेता तो अब तक ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। और राम मंदिर की प्रक्रिया में जो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े, वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते, राम मंदिर तभी बन गया होता। लेकिन जो इस देश का संस्कार है, जो इस देश का संविधान है, हम उसको फॉलो करके चलते हैं। हम संविधान में भरोसा रखते हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब में भरोसा रखते हैं। हमने कानूनी प्रक्रिया को देखा, कानूनी प्रक्रिया को लड़े, और जब 500 साल की लड़ाई कानूनी प्रक्रिया के द्वारा पूरी हुई तभी राम मंदिर बना। और जब राम मंदिर बना तो मुस्लिम पक्षकार जो थे वो भी वहाँ पे गए और खुशी से गए और अच्छे से थे। लेकिन और देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि राम मंदिर बनेगा तो सड़कों पे कत्लेआम हो जाएगा, खून बहेगा, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ, सब शांति से हुआ। अगर यही दूसरी सरकार रही होती तो आज इस समय भारत में रहना बहुत ही कठिन हो गया होता। और कहीं ना कहीं ये सरकार जो कांग्रेस की है और जो विपक्ष की है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे आतंकवाद का एक जरिया फैला रहे हैं। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए उनको फंड कर रहे हैं, और उनके लिए आरक्षण में आप देखिए, वहाँ कहते हैं कि आपको 80% 85% दे देंगे। फंड देखिए, सबसे ज़्यादा आवाज़ किसको मिल रहा है? मुसलमानों को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अनाज किसको मिल रहा है? मुसलमानों को मिल रहा है। एजुकेशन के लिए वक्फ बोर्ड को जो फंड जा रहा है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को। तो कहीं ना कहीं ये देश उस तरीके से चलना चाहता है, जैसे अभी दुबई में देखिए, वहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है किसी के धर्म के बारे में गाली दे और कोई गलत काम करके निकल जाए। लेकिन ये ऐसा देश है, यहाँ का ऐसा कानून बना दिया गया है कि यहाँ पर सब लोग गाली भी दे ले रहे हैं, और जो मेजॉरिटी है उसको ज़बरदस्ती जेल भी डाल दिया जाता है। जैसे जो गौरक्षक अभी गए थे उसके घर, उनको जेल भी जाना पड़ा, जेल जाके जमानत भी लेनी पड़ी, और अब ट्रायल भी चलेगा। तो इसमें जो सबसे जो कमी ये है देश में, जो जब से ये एनडीए भाजपा सरकार आई है, तो एक जो विपक्ष का जो एक सार्थक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए वो न प्ले कर वो एक बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव रोल जो है प्ले कर रहा है। और मतलब भाजपा और एनडीए के खिलाफत करते करते, मोदी का खिलाफत करते करते वो देश को बिल्कुल जो है ध्वस्त और नस्त नेबूद करने के लिए जो पूरी प्रयास लड़ रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि यहाँ का जो एक मुसलमान वर्ग जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में माइनॉरिटी के नाम पर जो अवेल कर रहा है सारी फैसिलिटीज़, तो उनको इस्तेमाल कर जो है ना पूरे देश में आग लगाने की बात चल रही है। और विपक्ष का यही रोल है, जो हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको कर्टेल करना चाहिए और कानून को और सख्त बनाना चाहिए, पुलिस को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए।